हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्मार्ट IQ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग संविधान का अध्ययन करेंगे। संविधान हम लोग आज अनुसूचियों के बारे में अध्ययन करेंगे। अनुसूचियों की संख्या वर्तमान में कुल 12 है, लेकिन जब हमारा संविधान लागू किया गया था उस मूल संविधान में हमारे अनुसूचियों की संख्या कुल 8 थी। लेकिन वर्तमान में जो है संशोधनों के माध्यम से इनकी संख्या में 4 की वृद्धि देखने को मिलती है। आइए पहले हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान यानी जो संविधान सबसे पहले लागू किया गया था, यानी 26 जनवरी 1950 के दिन जो संविधान लागू किया जाता है उसे मूल संविधान कहेंगे। उस दिन देखिए 8 अनुसूचियाँ थीं इसमें, लेकिन वर्तमान में जो है इनकी संख्या में 4 की वृद्धि हुई है। मतलब कि संशोधनों के माध्यम से इनकी संख्या में 4 की वृद्धि हुई है और इनकी संख्या कुल 12 हो गई है। जो बाद में अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं, देखिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है, फिर 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, फिर 11वीं, फिर 12वीं। इस प्रकार वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं भारतीय संविधान में। और जब प्रश्न पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं, तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थीं। तो सबसे पहले हम लोग मूल संविधान के जो 8 अनुसूचियाँ थे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो बाद में जोड़ी गई हैं संशोधनों के माध्यम से, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जो बाद में संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई हैं, इसको हम लोग उसके बाद अध्ययन करेंगे। सबसे पहले 8 अनुसूचियों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग 8 अनुसूचियों के बारे में देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रथम अनुसूची के बारे में देखिए। प्रथम अनुसूची जो है, प्रथम अनुसूची में बताया गया है कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं, यानी राज्यों की संख्या, राज्यों के नामों का उल्लेख किया गया है और वहीं पर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या और केंद्र शासित प्रदेशों के नामों का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पहली अनुसूची में हमें पता चलता है कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कुल इस प्रकार पहली अनुसूची में देखिए 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। संघ राज्य क्षेत्र कहिए चाहे केंद्र शासित प्रदेश कहिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो पूछा जाए कि वर्तमान में कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं, तो वर्तमान में 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं और 28 राज्य हैं। उसके बाद दूसरी अनुसूची है। देखिए, दूसरी अनुसूची है वेतन के बारे में बताता है। जो भारत के प्रमुख पदाधिकारी हैं, जो भारत के प्रमुख पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के सभापति, उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन, और वहीं पर जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं उनके वेतन का उल्लेख जो है दूसरी अनुसूची में किया गया है। तो इस प्रकार जो हमें वेतन के बारे में जो पता चलता है दूसरी अनुसूची में, जो भारत के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उनके वेतन के बारे में हमें दूसरी अनुसूची में पता चलता है। और यहाँ पर एक ध्यान देना है, जो दूसरी अनुसूची है यहाँ पर प्रधानमंत्री के वेतन का उल्लेख नहीं किया जाता है। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि प्रश्न बनता है जब भी, तो हमें ध्यान देना है कि प्रधानमंत्री के वेतन का उल्लेख दूसरी अनुसूची में नहीं किया गया है। जो PM होता है उसके वेतन का उल्लेख दूसरी अनुसूची में नहीं है, इसको ध्यान देना है आपको। उसके बाद देखिए तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में है। तीसरी अनुसूची शपथ के बारे में है। जो भारत के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं जब अपने पद को ग्रहण करते हैं उसके पहले उन्हें शपथ को ग्रहण करना पड़ता है। जब शपथ लेते हैं तो शपथ के प्रारूपों का उल्लेख जो है इसी तीसरी अनुसूची में किया गया है। यानी जो पदाधिकारी हैं, जैसे संघ मंत्री हुए, जैसे प्रधानमंत्री हुए, कैबिनेट मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, उप मंत्री हैं, तो इन प्रधानमंत्री और संघ के जो मंत्री हैं इनके जो शपथ का प्रारूप है, इनके शपथ के प्रारूप को अलग अलग ढंग से इस तीसरी अनुसूची में रखा गया है। तो इसी प्रकार जो शपथ के बारे में बताया जाता है, देखिए तीसरी अनुसूची शपथ के बारे में है। जो और किन किन की शपथ के बारे में यहाँ उल्लेख किया जाता है, देखिए संघ के मंत्री यानी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, यानी पूरा जो मंत्री परिषद है इनके शपथ के बारे में बताया जाता है। वहीं पर जो संसद के सदस्य हैं, चाहे लोकसभा के चाहे राज्यसभा के, उन सदस्यों के शपथ के बारे में बताया गया है। उसके बाद जो राज्य में जो मंत्री हैं, यानी जो मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री के जो कैबिनेट मंत्री हैं और स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, उप मंत्री हैं, तो इस प्रकार जो राज्य में जो पूरा मंत्री परिषद है उनके शपथ के बारे में तीसरी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। उसके अलावा जो
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं उनके शपथ के बारे में भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं जिसे कैग के नाम से जाना जाता है, उसको भी यहाँ पर शपथ के बारे में उनके शपथ के बारे में भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार जो दूसरी अनुसूची है, दूसरी अनुसूची में शपथ के बारे में है और दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में है और तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में है। और दूसरी अनुसूची में प्रधानमंत्री के वेतन का उल्लेख नहीं किया गया है और वहीं पर जब तीसरी अनुसूची की बात की जाए तो जिसमें शपथ है उसमें जो है प्रधानमंत्री के शपथ की बात किया गया है। इसको हमें ध्यान देना है। उसके बाद देखिए चौथी अनुसूची है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा जो उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, उस राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया है, यानी कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, किस राज्य की कितनी सीटें हैं, इसका उल्लेख जो है इस चौथी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर राज्यसभा के सीटों का आवंटन तो इस प्रकार देखिए, जो राज्यसभा है, राज्यसभा में किस राज्य की कितनी सीटें हैं इसके बारे में हमें पता कहाँ चलता है, चौथी अनुसूची में पता चलता है। तो जो इसके अलावा जो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो दिल्ली और चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी की जो विधानसभाएं हैं वहाँ से भी राज्यसभा में सदस्य भेजे जाते हैं। इसका भी उल्लेख जो है चौथी अनुसूची में किया गया है। तो चौथी अनुसूची जहाँ पर है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा जो राज्यसभा में सदस्य भेजे जाते हैं उनके नामों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है और जो सीटें कितनी हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद पाँचवीं अनुसूची देखिए, इसमें एससी और एसटी के बारे में है, एसटी एससी के प्रशासन के बारे में है। तो पूछा जाता है कि पाँचवीं अनुसूची किससे संबंधित है। पाँचवीं अनुसूची जो है एसटी एससी के बारे में है और यहाँ पर एसटी एससी के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। उसके बाद छठवीं अनुसूची देखिए, छठवीं अनुसूची जो है, छठी अनुसूची इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के एससी एसटी के बारे में है। तो यहाँ पर जो छठी अनुसूची है, छठी अनुसूची में बताया गया है कि जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो 4 राज्य हैं, 4 राज्यों में जो एसटी एससी हैं उनके प्रशासन के बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो और पूरे भारत की जब बात की जाए तो पूरे भारत में जो एसटी एससी के बारे में प्रशासन के बारे में कहाँ उल्लेख किया गया है, तो वहाँ उसे जो है 5वीं अनुसूची में रखा गया है। लेकिन जब राज्य विशेष की बात की जाए जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है, जिसमें 4 राज्यों को सम्मिलित किया गया है, उसको जो 6वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। इन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के नामों को जो है आप याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में जो है इन 3 नामों का उल्लेख किया जाएगा और चौथा जो है इसमें हटा दिया जाएगा और पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा नहीं है, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। इसलिए इन 3 नामों को हमें याद रखना है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है। उसके बाद देखिए 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची जो है इसमें जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची होती है, यानी जो संघ सूची में राज्य की शक्ति के बारे में बताया गया है, संघ सूची में जो केंद्र की शक्ति के बारे में बताया गया है, वहीं पर राज्य सूची में राज्यों की शक्ति के बारे में बताया गया है। यानी संघ और राज्य की शक्तियों को जो बंटवारा किया गया है इसी सूची में किया गया है। इस प्रकार हमें 3 सूचियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं, एक संघ सूची है, फिर राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। देखिए एक सूची है यहाँ पर संघ सूची है, फिर राज्य सूची है और तीसरी है समवर्ती सूची। तो यहाँ पर हमारे जो अनुसूचियाँ हैं, अनुसूचियों की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों की चर्चा की गई। एक संघ सूची है, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची है। तो यहाँ पर देखिए जो संघ सूची है, इस संघ सूची में जब संविधान यानी जब मूल संविधान को लागू किया गया था, उस समय इस संघ सूची में कुल 97 विषय थे। इसमें कुल 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में जो है इनकी संख्या में वृद्धि हुई और इनकी संख्या 100 कर दी गई है। तो इनकी संख्या 97 थी, बाद में इनकी संख्या 100 कर दी गई है। तो पूछा जाए कि मूल संविधान में कुल कितने
मूल संविधान में 7वीं अनुसूची में कितने विषय थे? तो 97 विषय थे। लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में इसमें कुल 100 विषय हो गए हैं, यानी संघ की शक्तियों में वृद्धि की गई है। उसके बाद राज्य सूची देखिए, राज्य सूची जो है, राज्य सूची में जब संविधान को लागू किया गया था यानी मूल संविधान में, उस समय 7वीं अनुसूची में 66 विषय थे, इसमें 66 विषय थे, 66 विषय थे। लेकिन वर्तमान में संशोधनों के माध्यम से इनमें जो है इनकी शक्ति में कमी की गई है, उनकी शक्ति में जो हो गई है 61 हो गई है। तो संघ सूची में 97 विषय थे और उनकी शक्ति में वृद्धि की गई है, तो वो 100 हो गए हैं। वहीं पर राज्य सूची के जो विषय थे, इसमें 66 विषय थे, उनकी शक्तियों को कम किया गया, उनकी शक्ति की संख्या कुल 61 हो गई है। यानी 66 विषय अभी जो वर्तमान में जो है 61 विषय जो है राज्य सूची में है। वहीं पर अगर समवर्ती सूची की बात की जाए तो समवर्ती सूची में जब संविधान को लागू किया गया था उस समय 7वीं अनुसूची में जो है समवर्ती सूची में 47 विषय थे, 47 विषय थे। लेकिन वर्तमान में जो है इनकी संख्या में वृद्धि की गई है और इनकी संख्या कुल 52 हो गई है। तो फिर समझने का प्रयास करिए, जो 7वीं अनुसूची है ये सूचियों के बारे में बताया गया है, जो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है, यानी केंद्र और राज्य की शक्तियों के बंटवारे के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए संघ सूची है, संघ सूची में जो है जब संविधान को लागू किया गया था उस समय 7वीं अनुसूची में 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या में वृद्धि की गई है और उनकी संख्या कुल 100 हो गई है। उसके बाद राज्य सूची है, राज्य सूची में जब संविधान लागू किया गया था तो 7वीं अनुसूची में 66 विषय थे और 61 हो गया है। वहीं पर समवर्ती सूची की बात की जाए, समवर्ती सूची जो है प्रारंभ में इनकी संख्या 47 थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या कुल 52 यानी 52 हो गई है। आइए हम लोग 8वीं अनुसूची के बारे में समझते हैं। 8वीं अनुसूची देखिए, 8वीं अनुसूची जो है ये भाषा के बारे में है। पूछा जाता है 8वीं सूची किससे संबंधित है, तो ये भाषा के बारे में है। भाषा का मतलब ये जो हमारी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, जब हमारा संविधान लागू किया गया था उस समय मूल संविधान में जो है यानी अनुसूचियों में कुल 14 भाषाओं को जगह दिया गया था, यानी 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थीं। लेकिन वर्तमान में संशोधनों के माध्यम से इनकी संख्या में 8 की वृद्धि की गई है और वर्तमान में इनकी संख्या कुल 22 हो गई है। देखिए, जो मूल संविधान था हमारा, मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी, तो कुल मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन बाद में जो है 8 भाषाएं संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई हैं। बाद में जो है 8 भाषाएं संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई हैं। इस प्रकार हमारी कुल भाषा हो इसमें 22 हो गई है। जो 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। देखिए, इसको समझने का प्रयास करिए। जो 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं, देखिए सबसे पहले 21वें संशोधन के माध्यम से, संविधान संशोधन 21 के माध्यम से सबसे पहले सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। संविधान संशोधन 21 के माध्यम से पहले सिंधी भाषा को जोड़ा गया था और ये सबसे पहले सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन से 71वें संशोधन के माध्यम से इसमें जो है 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। 3 भाषाएं कौन कौन थी? इसमें थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। उसके बाद देखिए 92वां संविधान संशोधन, 92 संविधान संशोधन, 92 जो अमेंडमेंट हुआ था, इसमें देखिए इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। 4 भाषाएं जोड़ी गई और इसमें कौन कौन सी बातें थी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इसमें 4 भाषाएं को जगह दिया गया था। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो प्रश्न अक्सर बनता है कि अगर पूछा जाए कि बोडो को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, तो बोडो को जो है 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था।
अक्सर यहाँ से प्रश्न बनता है कि सिंधी भाषा को पूछा जाता है कि संशोधन के माध्यम से पहली भाषा को किसे जोड़ा गया था। तो संशोधन के माध्यम से पहली भाषा को सिंधी को जो है जोड़ा गया था, वो 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। उसके बाद देखिए एक भाषा से 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, और उसके बाद 71वां जब संविधान संशोधन होता है वहाँ पर 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 3 भाषाएं जोड़ी गई। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन, और इसमें जो है 4 भाषाओं को जगह दिया गया, जैसे बोडो है, डोंगरी है, मैथिली और संथाली, 4 भाषाओं को इसमें जगह दिया गया। इस प्रकार 8 भाषाओं को जो है बाद में जोड़ा गया, और वर्तमान में जो है इसमें जो है मान्यता प्राप्त, संविधान की मान्यता प्राप्त भाषाएं जो हैं इस समय 22 हैं। उसके बाद हम लोग अब 9वीं अनुसूची के बारे में अध्ययन करते हैं। के बारे में अध्ययन करते हैं 9वीं अनुसूची। देखिए 9वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया, और सबसे पहले समझिए कि 9वीं अनुसूची होती क्या है। 9वीं अनुसूची को जो है प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। इसे प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, यानी जब संविधान का निर्माण हुआ उसके बाद जो पहला संविधान संशोधन किया गया तो उसके माध्यम से पहले 9वीं अनुसूची को ही जोड़ा गया था। प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। जब भी पूछा जाए, और ये जो है 1951 में जोड़ा गया था। पूछा जाए कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, तो 9वीं अनुसूची जो है 1951 में जोड़ी गई थी, और ये जो है पहला संविधान संशोधन था, पहला संविधान संशोधन था। इसके माध्यम से 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और 9वीं अनुसूची जोड़ने का प्रमुख कारण ये था, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय किसानों के पास कम भूमि थी, और जो जमींदार लोग थे उनके पास अधिक भूमि थी। तो उस भूमि के आवंटन के लिए, यानी किसानों को देने के लिए एक कानून लाया गया था। इस कानून को जो है जो भूमि सुधार या जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन के नाम से भी जाना जाता है। तो जब ये लाया गया उसके बाद इसमें जो है इसका एक प्रावधान ये है, अगर इस अनुसूची में कोई भी कानून को सम्मिलित किया जाएगा, कोई भी विषय अगर सम्मिलित किया जाता है, उस विषय के बारे में न्यायपालिका जो है उस पर विचार नहीं करेगी, यानी न्यायपालिका में जो है इसको जो है चुनौती नहीं दिया जा सकता है। तो उसके बाद की जो सरकारें हुई तो सरकारों ने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। लेकिन जी देखिए, जो मूलतः जो है इसमें 13 विषयों को शामिल किया गया था, यानी जब संविधान को लागू किया गया था उस समय इसमें 13 विषय थे, लेकिन वर्तमान में जो है इनकी संख्या कुल जो है 282 हो गई है। इनकी संख्या कुल 282, यानी इसमें 13 कानूनों को रखा गया था, और वर्तमान में जो है इसमें 282 कानूनों को रख दिया गया है। इस प्रकार एक बड़ा हिस्सा जो है इसमें रखा गया, यानी सरकारें इसका दुरुपयोग करने लगी थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि 24 अप्रैल 1975 के बाद जितने भी कानूनों को इस सूची में जोड़ा गया है उस पर जो है न्यायपालिका उस पर विचार कर सकती है। उसके बाद देखिए 24 अप्रैल 1975 के बाद इसकी लाइन, मतलब 24 अप्रैल 1975 के बाद जितने भी कानून इस 9वीं सूची में जोड़े गए हैं उस पर जो है न्यायपालिका अपना विचार रख सकती है, अपना मतलब उसको रद्द कर सकती है, इसके बारे में बताया गया है। तो 9वीं सूची फिर से समझिए, 9वीं सूची जो है ये प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया था, और यह जो है 1951 में बनाया गया था। उसके बाद जो है इसमें जो है मूलतः इसमें 13 विषय थे, यानी जब 9वीं सूची को लाया गया था उसमें 13 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें जो है कुल 282 कानूनों को रखा गया है, यानी 282 विषयों को इसमें रखा गया है। तो इसमें जो एक प्रावधान ये है कि अगर कोई भी कानून को अगर 9वीं सूची में रखा जाएगा उस कानून को जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जाएगा, यानी न्यायालय उस पर विचार नहीं करेगा। लेकिन बाद में जो है जब इसका दुरुपयोग होने लगा, यानी 13 विषय के बाद जो है जैसे जैसे इसकी संख्या बढ़ने लगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में एक डिसीजन दिया और कहा कि 24 अप्रैल 1975 के बाद जितने भी कानून को इस अनुसूची में जोड़ा गया है उस पर जो है न्यायपालिका इस पर विचार कर सकती है। उसके बाद देखिए 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जो है ये दल बदल से संबंधित है, और 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। ये दल बदल से संबंधित है, और ये जो है 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था।
तो पूछा जाता है कि 10वीं सूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो 10वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था और ये जो है 1985 में जोड़ा गया था। और दल बदल जो है, देखिए दल बदल का मतलब ये है कि अगर कोई भी सरकार यानी कोई सत्ताधारी पार्टी है और जब वो जीत कर सत्ता में आती है तो उसके जो सदस्य होते हैं, यानी कोई भी अगर जीता हुआ सदस्य है किसी दूसरी अगर पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्यता यहाँ निरस्त हो जाती है। इसी के बारे में यहाँ प्रावधान किया गया है। तो ये 10वीं सूची थी, 10वीं सूची दल बदल से संबंधित है और ये 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया। और कब लाया गया था? तो 1985 में लाया गया था। उसके बाद देखिए 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची देखिए, 11वीं अनुसूची जो है ये पंचायतों के बारे में है, ग्राम पंचायतों के बारे में है। और ये 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया था। 73वें संविधान संशोधन, और यह जो है 1992 में इस सूची को जोड़ा गया था, लेकिन ये प्रभावी जो है 1993 में हुई है। तो ये 1993 में प्रभावी हुई है। और इस सूची में जो है कुल 29 विषयों को जोड़ा गया, यानी ग्राम जो पंचायतें हैं ये 29 विषयों, इसमें 29 विषय जोड़े गए हैं। यानी जो भी कानून है, कानून के हिसाब से ये अपने कार्य करते हैं। जो और कर लेने का अधिकार, जैसे मेला टैक्स हो गया, पुल बनाने का, सफाई हुआ, तो इन सब के बारे में यहाँ पर प्रावधान किया गया है। तो ये इस प्रकार यहाँ कुल विषयों की संख्या 29 हो गई है। तो पूछा जाता है कि 11वीं सूची यानी ग्राम पंचायतों में कुल कितने विषय हैं? तो ग्राम पंचायतों में कुल 29 विषय हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए 12वीं अनुसूची है। 12वीं अनुसूची जो है ये नगर निगम, नगर पालिका, जो नगरीय प्रशासन है, इसके बारे में बताया गया है। और इसमें कुल ये जो है 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया था और ये भी 1993 में लाया गया था। और इसमें कुल 18 विषय हैं। ये नगर पालिका के बारे में है। नगर पालिका, नगर निगम, चाहे जो करिए, चाहे नगर प्रशासन जितने भी हैं, जो लोकल गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है, ये जो है 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया था। 74वें संशोधन के माध्यम से लाया गया था और ये 1993 में है। तो 1993 में लागू हुआ था। और नगर पालिका, जैसे जिस प्रकार ग्राम पंचायतों में 29 विषय थे, उसी प्रकार नगर पालिका में कुल 18 विषय हैं। इस प्रकार कुल नगर पालिका में कुल 18 विषयों को सम्मिलित किया गया है। यानी 18 विषयों पर ये जो नगर पालिका इस पर अपना विचार करती है। तो फिर से आइए हम लोग उसका रिवीजन करते हैं, फिर लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए पहली अनुसूची में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनके नामों की सूची और इनके नामों का उल्लेख जो है पहली अनुसूची में किया जाता है। यानी जो राज्य और कितने राज्य हैं, कितने संघराज्य क्षेत्र हैं, इनके नामों का उल्लेख जो है पहली अनुसूची में किया जाता है। उसके बाद दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में बताया गया है। वेतन, जो भारत के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उनके वेतनों के बारे में पूछा जाए तो दूसरी अनुसूची है। और यहाँ पर ध्यान में ये देना है, जो प्रधानमंत्री होता है दूसरी अनुसूची में, उसके वेतन के बारे में यहाँ कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उसके बाद देखिए तीसरी अनुसूची जो है शपथ के बारे में है। कौन से पदाधिकारी के शपथ का प्रारूप क्या होगा, इसके बारे में जो है तीसरी अनुसूची में बताया गया है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री के शपथ के बारे में यहाँ पर भी बताया गया है। उसके बाद चौथी अनुसूची देखिए, चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा में सीटों का मतलब जो राज्य हैं, किस राज्य में कितनी सीटें हैं राज्यसभा की, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। पांचवी अनुसूची जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। और छठी अनुसूची जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जो 4 नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, 4 पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, इनके जो ST SC हैं, इनके प्रशासन के बारे में बताया गया है। उसके बाद देखिए सातवीं अनुसूची में ये सूची जो संघ और केंद्र और राज्य की शक्तियों के यहाँ पर बंटवारा किया गया है। इस प्रकार यहाँ पर 3 सूचियों का निर्माण किया गया है। एक संघ सूची है, उसके बाद राज्य सूची है, उसके बाद समवर्ती सूची है। तो संघ सूची में मूलतः उसमें 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में जो है इनकी संख्या वृद्धि हो गई और 100 विषय, इसमें कुल 100 विषय हैं। उसके बाद राज्य सूची में मूलतः इसमें 66 विषय थे, लेकिन इसमें जो है इनकी संख्या घटाई गई है और इनकी संख्या में कुल 61 है इसमें। और समवर्ती सूची में कुल 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या कुल 52 हो गई है।
उसके बाद देखिए 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, यानी हमारे संविधान की जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं यहाँ पर उनका उल्लेख किया गया है। तो मूलतः जब हमारा संविधान लागू किया गया था, यानी मूल संविधान जब हमारा लागू किया गया था, उसमें जो है कुल 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था, लेकिन समय समय पर संशोधन होते गए और संशोधन के माध्यम से इनकी संख्या में 8 की वृद्धि हुई है। इस प्रकार संविधान मान्यता प्राप्त जो भाषाएँ हैं कुल 22 हो गई हैं। तो पूछा जाए कि जब भी प्रश्न पूछा जाए कि हमारे संविधान में कुल कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, तो कुल इसमें 22 भाषाएं हैं। और जब पूछा जाए कि मूलतः कितनी थी, तो मूलतः इसमें 14 भाषाएं थीं। जो 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं बाद में संशोधनों के माध्यम से, कभी कभी यहाँ से प्रश्न बनते हैं। देखिए 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, और 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है यहाँ पर कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाओं को जोड़ा गया। इस प्रकार इसमें कुल 8 भाषाओं को जो है बाद में जोड़ा गया है। इस प्रकार इनकी संख्या कुल 22 हो गई है। उसके बाद 9वीं अनुसूची है। 9वीं अनुसूची में यह प्रावधान है कि इस अनुसूची में कोई भी अगर विषय कर जोड़ा जाएगा, कोई भी विषय यानी कोई भी कानून अगर इसमें जोड़ा जाता है, उस विषय में जो है न्यायपालिका उस पर विचार नहीं करेगी, न्यायपालिका अपना निर्णय नहीं देगी। इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और यह अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, और ये अनुसूची 1991 में जोड़ा गया है। तो जब संविधान ये अनुसूची जब बनाई गई थी, यानी 1951 में, उस समय जो है इसमें 13 विषय थे, लेकिन वर्तमान में है इनकी संख्या 282 हो गई है। तो सरकारें जब इसका दुरुपयोग करने लगी, अपने हिसाब से इसका दुरुपयोग करने लगी, तो 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि कहा कि 24 अप्रैल 1975 के बाद जितने भी कानून इस अनुसूची में जोड़े गए हैं, 9वीं अनुसूची में जोड़े गए हैं, वे सभी कानूनों पर जो है न्यायपालिका विचार कर सकती है। यानी जो इसका एक प्रभाव था 9वीं सूची का, अब वो प्रभाव उतना नहीं देखने को मिलता है। यानी जो अनुसूची या जो मतलब 1975 के बाद जो भी कानून इसमें जोड़े जाएंगे, उस पर जो है न्यायपालिका अपना विचार इस पर रख सकती है, यानी इसको निरस्त भी कर सकती है। उसके बाद 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, और ये 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया था, 1985 में लाया गया था। दल बदल एक ऐसा कानून है, कोई भी अगर पार्टी कोई भी अगर जीता हुआ सदस्य है, किसी दूसरी अगर पार्टी में जाना चाहता है, अगर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्यता यहाँ निरस्त हो जाती है। इसके बारे में यहाँ प्रावधान है। तो यही दल बदल है, और ये जो है 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया था। कब लाया गया था? 1985 में लाया गया था। देखिए 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायतों के बारे में है, और यह 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, और 1993 में यह जोड़ा गया है। और इसमें जो है कुल 29 विषयों की सूची है। इस प्रकार जो 29 विषयों की सूची हमें देखने को मिलती है, तो ये ग्राम पंचायतों में है। उसके बाद देखिए 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका, नगर निगम, जो नगरीय प्रशासन है, यहाँ पर इसको शक्तियों के बारे में बताया गया है। कुल इसमें 18 विषयों को जोड़ा गया है। जो 18 विषय जोड़े गए हैं 74वें संविधान संशोधन 1993 के माध्यम से जोड़े गए हैं। तो एक प्रकार से जो हमें सूचियाँ देखने को मिलती हैं, देखिए ये अनुसूची है। अनुसूची में देखिए राज्यों की और संघराज्य क्षेत्रों की सूची मिल रही है, इसलिए इसे अनुसूची कहा गया। वहीं पर वेतन, कौन से पदाधिकारी कितना वेतन पाएगा, इसकी सूची हमें देखने को मिलती है। शपथ कौन कौन से लेंगे, इसकी हमें सूचियाँ देखने को मिलती हैं। इस प्रकार इसीलिए इसको अनुसूची के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पर देखिए संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है, यहाँ भी हमें सूची देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार एक सूचियाँ जो देखने को मिलती हैं, इसीलिए जो है इसे अनुसूची के नाम से जाना जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ जो अनुच्छेद होते हैं, अनुच्छेद में जो है अलग अलग अनुच्छेद हैं, वहाँ पर संविधान की व्याख्याएँ की गई हैं, उसे अनुच्छेद कहेंगे। और यहाँ पर अनुसूचियाँ दी गई हैं, यानी लिस्ट दिया गया है, इसे अनुसूची कहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।